हेलो एवरीवन। तो आज हमारी फोर्थ क्लास है मध्य प्रदेश भूगोल के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू सीरीज की। इसके साथ साथ मैंने मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय में मध्य प्रदेश का भूगोल स्टार्ट किया है, जिसकी कल क्लास एक अपलोड हो चुकी है, जिसमें मैंने आपको बताया मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय, मध्य प्रदेश का भौगोलिक अवस्थिति, उसका विस्तार, ठीक है, उसके आसपास के राज्य। तो आप जाके वो देख सकते हैं। वो सीरीज लगातार कंटिन्यू रहेगी। इसके साथ साथ में एमसीक्यूज की सीरीज भी लगातार कंटिन्यू रहेगी। आज हमारी फोर्थ क्लास है, उसका पहला क्वेश्चन है ये कि मध्य भारत के पठार या ग्वालियर चंबल पठार की सबसे ऊंची की जो चोटी है उसकी ऊंचाई कितनी है। तो इसके ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं: 1172 मीटर, 752 मीटर, 881 मीटर या फिर 430 मीटर। तो आपके अनुसार इसका सही आंसर क्या है? आप इस वीडियो को पॉज करके इसका सोचकर रिकॉल करके आप इसका आंसर दे सकते हैं, जबकि इसका आंसर सही आंसर है 430 मीटर। जो मध्य भारत के पठार या फिर ग्वालियर चंबल के पठार की सबसे ऊंची जो चोटी है उसकी ऊंचाई है 430 मीटर। ठीक है, कितनी है उसकी ऊंचाई? 430 मीटर। इसके अलावा अन्य जो चोटियां हैं, जैसे कि बुंदेलखंड के पठार की सबसे ऊंची चोटी है सिद्ध बाबा, उसकी ऊंचाई है 1172 मीटर। इसके अलावा मालवा पठार की सबसे ऊंची चोटी है वो है सिगार, उसकी ऊंचाई 881 मीटर। ठीक है, इसके अलावा विंध्याचल है, विंध्याचल की जो चोटी है उसका नाम है सद्भावना शिखर या फिर गुडविल कहते हैं इसको, जो कि दमोह में स्थित है। इसकी ऊंचाई है 752 मीटर। इसके अलावा मध्य भारत के पठार जो कि श्योपुर में अवस्थित है, जो टोंगरा जो चोटी है वो श्योपुर में अवस्थित है, उसकी ऊंचाई है 430 मीटर। ठीक है, ये एक्सप्लेनेशन है, आप इसको देख सकते हो। इसके अलावा हमारा दूसरा जो क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में गिद्धराज पर्वत कहाँ स्थित है। इसके ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं: ग्वालियर में है, भोपाल में है, सतना में है या फिर मैहर में है। हमारी ये रैपिड सीरीज है, जो एमसीक्यूज की रैपिड सीरीज है। ठीक है, आप वीडियो, अगर आपको कोई क्वेश्चन में डाउट आ रहा है तो आप वीडियो पॉज करके आप लगा सकते हैं, मैं कंटिन्यू आपको बताता जाऊंगा। तो इसका सही आंसर है सतना में। जो गिद्धराज पर्वत है वो कहाँ पर अवस्थित है? सतना में अवस्थित है। ठीक है, सतना में अवस्थित है। सतना में कहाँ पर? रामनगर तहसील है, वहां पर गिद्धराज पर्वत अवस्थित है, जिस रामनगर तहसील के देवराज नगर में। वैसे तो इतना डिटेल पूछते नहीं है, बस इतना ही पूछेंगे कि गिद्धराज पर्वत कहाँ अवस्थित है। तो उसका आंसर है सतना में। अगला क्वेश्चन देखते हैं: मध्य प्रदेश में बांस को कब राष्ट्रीयकृत किया गया था? इसके ऑप्शन है 1975 में, 1964 में, 1973 में या फिर 1963 में। आपके अनुसार इसका सही जवाब क्या है? तो इसका सही जवाब है 1973 में। बांस को वर्ष 1973 में राष्ट्रीयकृत किया गया था। ठीक है, बांस है उसका नेशनलाइजेशन कब हुआ था? 1973 में। इसके अलावा जो अन्य फैक्ट है कि मध्य प्रदेश स्टेट बांस मिशन 3 जुलाई 2013 से शुरू किया गया था। ठीक है, इसके अलावा बांस शिल्प बोर्ड विकास बोर्ड 15 जुलाई 2013 से शुरू किया गया था, मतलब उसकी स्थापना की गई थी। बांस उपचार संयंत्र यानी ट्रीटमेंट प्लांट कहाँ पर है? सतना में अवस्थित है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, आप इनको नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, अधिकतम बांस उत्पादन वाला जिला, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जो कि बालाघाट। अधिकतम बांस उत्पादन वाला जिला कौन सा है? बालाघाट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन: निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत, यानी कि जो पेयर दिए गए उसमें से कौन सा मिसमैच्ड है, यानी कि असंगत है। इसके ऑप्शन है बोरी नर्मदापुरम, गंगऊ पन्ना, करेरा शिवपुरी या फिर घाटीगांव इंदौर। तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब देखो, बोरी नर्मदापुरम में ये सही है, गंगऊ पन्ना में ये भी सही है, करेरा शिवपुरी में ये भी सही है, घाटीगांव इंदौर में यह गलत है, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। क्योंकि घाटीगांव कहाँ पर है? ग्वालियर में, ग्वालियर जिले के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन देखते हो। घाटीगांव अभ्यारण्य जो है ग्वालियर में है, इसकी स्थापना 1981 में की गई थी। बोरी अभ्यारण्य सर्वाधिक सागवान वाला क्षेत्र है, यहाँ इसकी स्थापना की गई थी 1977 में। इसके अलावा गंगऊ अभ्यारण्य है जो कहाँ पर है? पन्ना में, इसकी स्थापना की गई थी 1979 में, और करेरा शिवपुरी में अवस्थित है ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। मध्य प्रदेश की निम्नलिखित में से कौन सी नदी 3 राज्यों में बहती है? अब मध्य प्रदेश में ऐसी कौन सी नदी है जो 3 राज्यों में बहती है? ऑप्शन है केन, सोनार, माही या फिर बेतवा। बताइए इसका सही जवाब क्या है? मध्य प्रदेश की कौन सी नदी जो 3 राज्यों में बहती है? तो इसका सही जवाब है माही नदी। इसका सही जवाब क्या है? माही नदी। माही नदी इसके अलावा जो कर्क रेखा है उसको 2 बार काटती है। ठीक है, माही नदी का जो अगला फैक्ट है, इंपोर्टेंट फैक्ट है, जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है माही नदी। ठीक है, 3 राज्य कौन से जिनसे बहती है? चलो देखते हैं। मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात में बहती है। इसकी सहायक नदियों में सोम, चाप, अनास है, और इसकी उत्पत्ति कहाँ से? धार जिले के विंध्याचल पर्वत से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्नलिखित में से किस पठार को नदियों की जननी कहा जाता है? मतलब मध्य प्रदेश में से कौन सा पठार है जिसको नदियों की जननी कहा जाता है? मध्य भारत का पठार को कहते हैं, या फिर मालवा के पठार को कहते हैं, या फिर बुंदेलखंड पठार को कहते हैं, या फिर युवा पन्ना पठार को कहते हैं।
निम्नलिखित में से किस पठार को, पठार से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 2-3 आने ही आने हैं, ठीक है, आप इनको अच्छे से पढ़ लें, फैक्ट बना लें, नोट्स बना लें, जो भी करना है करें, लेकिन पठार से क्वेश्चन आने आने हैं। तो नदियों की जननी कहा जाता है मालवा के पठार को, मालवा के पठार को नदियों की जननी कहा जाता है। मालवा का पठार मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का 28% है, ठीक है। अगर मध्य प्रदेश 100% है तो उसका 28% मालवा का पठार है। यहाँ पे सम जलवायु पाई जाती है, ना अधिक गर्मी ना अधिक सर्दी, ठीक है। इसमें कौन कौन सी नदी उद्गमित होती है, चंबल, क्षिप्रा, काली सिंध, पार्वती, बेतवा, ठीक है। इसकी मोटाई दक्षिण भाग में सबसे अधिक है और उत्तर पश्चिम पूर्व की तरफ घटती जाती है इसकी मोटाई। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की जलवायु के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। ये क्वेश्चन जब पढ़ो ना आप तो सत्य असत्य जरूर देख लें, ट्रू और फॉल्स दिया रहता है, यहीं पे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो असत्य पूछा है, असत्य में हम इसके स्टेटमेंट देखते हैं, मध्य प्रदेश की जलवायु उष्ण कटिबंधीय है। क्या स्टेटमेंट सही है गलत देखते हैं अभी। यह राज्य मानसूनी जलवायु के अंतर्गत आता है, यह सही है गलत देखते हैं। इसके अलावा राज्य के दक्षिणी भाग में समशीतोष्ण उष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है, क्या ये सही है गलत है। या फिर इसके अलावा ऑप्शन डी कर्क रेखा इसके मध्य भाग से हो जाती है। तो देखो कर्क रेखा मध्य प्रदेश के उत्तर भाग से हो जाती है, तो सही है, ठीक है। इसके अलावा मध्य प्रदेश की जलवायु उष्ण कटिबंधीय है, ये भी सही है। मानसूनी जलवायु के अंतर्गत आता है, ये भी सही है। तो गलत कौन सा हुआ, राज्य के दक्षिणी भाग में समशीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है, ये सही नहीं है, ठीक है, ये सही नहीं है स्टेटमेंट। तो हमारा आंसर क्या होगा, आंसर सी, राज्य के दक्षिणी भाग में समशीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु नहीं पाई जाती है। इसकी एक्सप्लेनेशन, मध्य प्रदेश की जलवायु उष्ण कटिबंधीय है, यानी कि ट्रॉपिकल है, ट्रॉपिकल मानसून है। और जो कर्क रेखा है मध्य प्रदेश के बिल्कुल बीचों बीच से निकलती है, मध्य प्रदेश के 14 जिलों से, मध्य प्रदेश के कितने जिलों से, 14 जिलों से कर्क रेखा निकलती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बीजागढ़, बीजागढ़ पहाड़ी निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है। जो बीजागढ़ पहाड़ी है वह निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है। ऑप्शन है सतपुड़ा श्रेणी, ऑप्शन बी विंध्याचल, ऑप्शन सी कैमूर, ऑप्शन डी महादेव। तो आपके अनुसार इसका सही आंसर क्या है, बीजागढ़ पहाड़ी वो किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है। तो इसका सही जवाब है सतपुड़ा श्रेणी। इसका सही जवाब क्या है, सतपुड़ा श्रेणी, ठीक है। इसका सही जवाब है सतपुड़ा श्रेणी। तो सतपुड़ा श्रेणी, जो सतपुड़ा मैकल श्रेणी है उसकी पश्चिमी सतपुड़ा श्रेणी में अगर बात किया है तो राजपीपला श्रेणी, अखरानी, बीजागढ़, बड़वानी, असीरगढ़, माथगढ़ ये स्थित है। मतलब सतपुड़ा श्रेणी की 2 श्रेणी है, पश्चिमी में पूर्वी। पश्चिमी में यह है राजपीपला, अखरानी, बीजागढ़, बड़वानी, असीरगढ़, माथगढ़। पूर्वी सतपुड़ा श्रेणी जो है, पूर्वी सतपुड़ा श्रेणी उसमें है ग्वालीगढ़, महादेव हिल्स, ठीक है। आप इसको देख सकते हैं, पूछ लेंगे कि पश्चिमी कौन सी है, पूर्वी कौन सी है, इस तरह से आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पूर्णा नदी की सहायक है। मतलब पूर्णा नदी की सहायक है, कौन सी नदी है, मतलब कौन सी नदी है जो पूर्णा नदी की सहायक है। इसके ऑप्शन है नर्मदा, ताप्ती, सोनार या फिर धसान। इसके ऑप्शन दिए गए हैं नर्मदा, ताप्ती, सोनार या फिर धसान। इन चारों में से कौन सी वह नदी है जो पूर्णा सहायक है उसकी। इसके ऑप्शन जो दे दिए हैं, इसका आंसर है ताप्ती नदी। इसका ऑप्शन है ताप्ती नदी। इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, ताप्ती नदी। मतलब ताप्ती नदी की सहायक नदी कौन सी है, पूर्णा नदी, ठीक है। ताप्ती नदी की कौन सी सहायक नदी है, पूर्णा नदी। पूर्णा नदी महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले की अजंता पर्वतमाला से, कहां से, अजंता पर्वतमाला से निकलती है। यह ताप्ती नदी की सहायक नदी है और यह मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र में बहती है। मतलब ये भी 3 राज्यों में बहती है, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन से वन नहीं पाए जाते हैं। अगेन नहीं वाला फैक्टर दिया हुआ है, आप ऐसा नहीं हो आप देखो कि मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन से वन पाए जाते हैं, ये पढ़ लो और आप उठा के ये वाला लगा दो आंसर, तो ये गलत हो जाएगा। आपको देखना है क्वेश्चन में दिया है नहीं, क्या दिया है क्वेश्चन में नहीं, तो आपको पता होना चाहिए। तो इसका ऑप्शन है उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, उप आर्द्र पहाड़ी वन, कांटेदार वन या फिर अल्पाइन वन। तो इसका सही जवाब है अल्पाइन वन। मध्य प्रदेश में अल्पाइन वन नहीं पाए जाते हैं। कौन से वन नहीं पाए जाते हैं, अल्पाइन वन, ठीक है। मध्य प्रदेश में अल्पाइन वन नहीं पाए जाते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। यहाँ उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पतझड़ी वन है, अर्ध आर्द्र पतझड़ी वन है, कांटेदार वन है, लेकिन अल्पाइन वन नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्य वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। क्वेश्चन है हमारा, राज्य वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। इसके ऑप्शन है भोपाल में, जबलपुर में या फिर ग्वालियर में या फिर उमरिया में। जो राज्य वन अनुसंधान संस्थान है वह कहाँ स्थित है, बताइए इसका सही जवाब क्या है। जो राज्य वन अनुसंधान संस्थान है कहाँ स्थित है, तो जो राज्य वन अनुसंधान संस्थान है वह स्थित है जबलपुर में। कहाँ पर स्थित है, जबलपुर में, ठीक है। कहाँ स्थित है, जबलपुर में।
अगला क्वेश्चन, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। और भी जो इंपोर्टेंट संस्थान है, जैसे कि राज्य वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है, हमें पता है जबलपुर में है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ पर है, भोपाल में है। मध्य प्रदेश इको टूरिज्म विकास बोर्ड भोपाल की स्थापना 12 जुलाई 2005 को की गई थी। ये जो एक्सप्लेनेशन मैंने दिया है ये भी आप ध्यान से पढ़ लें, ध्यान से नोट डाउन कर लें, क्योंकि क्वेश्चन इनमें से भी आ सकते हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पे दिया है आपको। ठीक है, वरना मैं आपको क्वेश्चन देता, आंसर कराता, उससे काम नहीं चलेगा। हमें उससे रिलेटेड अदर एक्सप्लेनेशन भी पता होना चाहिए, अदर फैक्ट भी पता होना चाहिए। अगला जो पॉइंट है, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना जबलपुर में की गई थी, 1988 को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्रों को यूनेस्को की सूची में शामिल करने के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। अब देखो, इसमें पूछ लिया है सत्य है। ठीक है, क्या पूछा है इसमें, सत्य, यानी कि ट्रू, ट्रू पूछा है इसमें। ठीक है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है इसमें कि ट्रू है कि फॉल्स है, आपको देखना है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। तो इसके ऑप्शन है, पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व को 2009 में शामिल किया गया था, क्या ये सत्य है, सत्य है, अभी देखते हैं। ऑप्शन बी, अमरकंटक अचना कमार को 2012 में, पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व को 2020 में, या फिर ये उपरोक्त सभी हैं। तो देखो, पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व को 2009 में शामिल किया गया था, ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी, अमरकंटक अचान कुमार को 2012 में शामिल किया गया, ये भी बिल्कुल सही है। पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व को 2020 में शामिल किया गया था, ये भी बिल्कुल सही है। तो यानी कि ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, नंद नदी किस नदी का दूसरा नाम है। जो नंद नदी है वह किस नदी का दूसरा नाम है। ऑप्शन है सोन नदी, ऑप्शन बी केन नदी, ऑप्शन सी नर्मदा नदी, या फिर ऑप्शन डी क्षिप्रा नदी। जो नंद नदी है वह किस नदी का दूसरा नाम है, तो इसका सही जवाब है सोन नदी का नाम है। तो नंद नदी किसका दूसरा नाम है, सोन नदी का नाम है। ठीक है, इसका सही जवाब क्या है, सोन नदी का दूसरा नाम क्या है, नंद नदी। जो सोन नदी है उसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है, अमरकंटक मेघाल श्रेणी से होती है। इसकी उत्पत्ति अमरकंटक मेघाल श्रेणी से होती है। इसकी कुल लंबाई 780 किलोमीटर है। इसकी सहायक नदियों में जोइला, रेवंद, जरवाही, गोपद आदि हैं। इसका अन्य नाम क्या है, नंद नदी है, नंद नदी है। क्वेश्चन से मैं हर बार जो नदियां हैं उनके प्राचीन नाम जरूर दे रहा हूँ, क्योंकि पता होना चाहिए, हर बार एक ना एक क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी ने अखरानी और मथावर पहाड़ियों के बीच गहरी घाटी बनाई है। कौन सी नदी ने जो है अखरानी और मथावर पहाड़ियों के बीच गहरी घाटी बनाई है। ऑप्शन है चंबल, सोन, केन, या फिर नर्मदा। ऑप्शन है चंबल, सोन, केन, या फिर नर्मदा। तो इसका सही जवाब है नर्मदा। इसका सही जवाब क्या है, नर्मदा नदी ने जो है अखरानी और मथावर पहाड़ियों के बीच गहरी कंदराएं बनाई हैं। इसका सही जवाब क्या है, नर्मदा नदी। ठीक है, ये इसका एक्सप्लेनेशन है। जो नर्मदा नदी है उसको मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहते हैं। ठीक है, इसकी कुल लंबाई मध्य प्रदेश में 1077 है। इसके महत्वपूर्ण जो नगर हैं जो इसके किनारे बसे हुए, जिसमें जबलपुर, अमरकंटक, पुनासा, धार, बड़वानी, झाबुआ, मंडला, होशंगाबाद आदि हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में काली मिट्टी नहीं पाई जाती है। जैसा आपको पता है, काली मिट्टी मध्य प्रदेश में पाई जाती है। ठीक है, जहाँ पर कपास, मूंगफली के लिए बहुत ही लाभदायक है, उत्पादन उसमें अधिक होता है। तो वे किस पठार में नहीं पाई जाती है, किस क्षेत्र में नहीं पाई जाती है। देखो, मालवा पठार में तो ये पाई जाती है। इसके ऑप्शन देख लेते हैं पहले। मालवा पठार है, नर्मदा घाटी है, बुंदेलखंड है, अब सतपुड़ा श्रृंखला है। तो जो काली मिट्टी है दोस्तों, वैसा मालवा के पठार में पाई जाती है, नर्मदा घाटी में भी पाई जाती है, सतपुड़ा श्रृंखला में पाई जाती है, बघेलखंड में नहीं पाई जाती। तो इसका आंसर क्या होगा, बघेलखंड। इसका सही आंसर क्या होगा, बघेलखंड। ठीक है, इसका सही आंसर है बघेलखंड, राइट। अब मध्य प्रदेश में जो है काली मिट्टी लगभग कितने परसेंट भाग पर पाई जाती है, 47% क्षेत्र में फैली हुई है। इसका एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हो कहाँ पर, मालवा पठार, निमाड़, नर्मदा घाटी, सोन घाटी, सतपुड़ा, मेघाल क्षेत्र में, छिंदवाड़ा, विंध्याचल, सिवनी, बैतूल, सीधी, शिवपुरी आदि क्षेत्रों पर पाई जाती है। और कपास, जैसे कि मैंने आपको बताया, कपास और मूंगफली के लिए अधिक उपयुक्त है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की निम्न घाटियों में कौन सी दरार घाटी नहीं है। कौन सी जो नदी घाटियों में कौन सी दरार घाटी, रिफ्ट वैली नहीं है। ऑप्शन है सोन घाटी, ऑप्शन बी नर्मदा घाटी, ऑप्शन सी ताप्ती, या फिर ऑप्शन डी चंबल। रिफ्ट वैली कौन सी नदी में नहीं है। तो इसका सही जवाब क्या है, इसका सही जवाब होगा चंबल घाटी। चंबल घाटी कैसा है, इसका राइट आंसर है, क्योंकि यह किस अपर्दन के कारण हुई है। जो चंबल घाटी है उसकी जो बनी है वह चंबल, वह गली अपर्दन यानी कि गली इरोजन के कारण हुई है, ना कि रिफ्ट ब्रंश घाटी के कारण। ठीक है, और यह जानापावा पहाड़ी की, इसका उद्गम आपको पता होना, जानापावा पहाड़ी से निकलती है। ठीक है, और इसके कारण ही भीड़ का निर्माण हुआ है। गली इरोजन के कारण चंबल नदी में भीड़ का निर्माण हुआ है। मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत भाग सागौन साल, ये आपको पता होना चाहिए, सागौन भवनों से आच्छादित है। ऑप्शन है 17.8%,
ऑप्शन बी 27.8%, ऑप्शन सी 19.3%, ऑप्शन डी 33.0%। बताइए इसका सही जवाब क्या है। तो इसका सही जवाब होगा 19.3%। इसका सही जवाब क्या होगा 19.3%। ठीक है, सागवान वन अच्छा चीज है। इसके अलावा अगर साल वनों की बात किया है तो साल वन है 4.15%। साल के जो बने वन वो होते हैं 4.1%। आप इसके एक्सप्लेनेशन में देख सकते हैं। जो सागवान वन है 19 ये एग्जाम पूछा गया है क्वेश्चन एमपीपीएससी के सिविल सर्विसेज एग्जाम में, सागवान साल। तो आपके एग्जाम जो अन्य एग्जाम है एमपीपीएससी के उनमें आने की प्रबल संभावना है। तो सागवान वन है 19.36%, साल वन है 4.1%, और जो मिश्रित अन्य है वो 58.49, और रिक्त जो वैकेंट ओपन एरिया वो 80% है। ठीक है 18। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है इसरो द्वारा मध्य प्रदेश में पहला कार्बन फ्लक्स टावर किस जिले में स्थापित किया गया था। मध्य प्रदेश द्वारा जो इसरो द्वारा मध्य प्रदेश में कार्बन फ्लक्स जो है तो टावर वो किस जिले में स्थापित किया गया था। ऑप्शन है जबलपुर, ऑप्शन बी भोपाल, ऑप्शन सी बैतूल, ऑप्शन डी बालाघाट। तो आपके अनुसार बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब होगा बैतूल में। क्या है इसका सही जवाब? बैतूल। इसका सही जवाब है बैतूल। ठीक है, इसका सही जवाब बैतूल। मध्य प्रदेश में इसरो द्वारा पहला कार्बन फ्लक्स टावर स्थापित किया गया था कब? 2012 में। आगे नहीं देखो, अगर मैं फिर से कह रहा हूँ क्वेश्चन के साथ मैं आंसर आपको बता रहा हूँ, केवल एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा हूँ, अदर फैक्ट नहीं दे रहा हूँ, तो किसी काम का नहीं है। आपको उससे रिलेटेड अलग फैक्ट भी पता होना चाहिए। जैसे कि आपको ये तो पता चल गया कि इसरो द्वारा पहला कार्बन फ्लक्स टावर बैतूल में बनाया गया था, लेकिन कब बनाया गया था अगर ये पूछ रहे तो आपको पता होना चाहिए। हम एक्सप्लेनेशन में देख रहे हैं 2012 में बनाया गया। इसके अलावा अगला जो फैक्ट कवर हो रहा है हमारा, दूसरा टावर अगर पूछ लिया जाए, पहला तो हमें सबको पता होता है, जनरली दूसरा नहीं पता होता है। तो दूसरा टावर बना जो स्थापित किया गया था वो कहां पर? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में। कहां पर? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रशासनिक आधार पर मध्य प्रदेश में कुल वन क्षेत्र का कितना प्रतिशत संरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत आता है? देखो, एक तो होता है संरक्षित और एक होता है आरक्षित। आपको पता होना चाहिए कि संरक्षित कितना है, आरक्षित कितना है। ठीक है, तो संरक्षित जो है वह कितना है? 32.8%। ठीक है, इसका सही जवाब क्या होगा? 32.8%। ठीक है, देखो 32.8%। और आरक्षित कितना होगा? आरक्षित दिया है इसमें 65.4%। 65.4% आरक्षित है, संरक्षित 32.8% है, अन्य है 1.8। टोटल हो गया हमारा 100%। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है एकलव्य शिक्षा विकास योजना मध्य प्रदेश में किस वित्तीय संस्था की मदद से शुरू की गई थी? कौन सी योजना? एकलव्य शिक्षा विकास योजना। एकलव्य शिक्षा विकास योजना किस वित्तीय संस्था के मदद से शुरू की गई थी? इसके ऑप्शन है आरबीआई, एसबीआई या फिर एलआईसी, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा एलआईसी। इसका सही जवाब होगा एलआईसी। ठीक है, इसका सही जवाब होगा एलआईसी। तो इसके प्रारंभ किया गया था 1991 में एलआईसी के सहयोग से। जो तेंदुपत्ता संग्रहकर्ता हैं उनकी अगर दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है या विकलांगता आ जाती है तो उसकी स्थिति में बीमा राशि के रूप में यह प्रदान की जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस पठार को सरसों का कटोरा कहा जाता है? सरसों का कटोरा कहा जाता है, यानी कि ऐसा कौन सा पठार है जहाँ पे सरसों का उत्पादन अत्यधिक मात्रा में किया जाता है? तो इसके ऑप्शन है मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, मध्य भारत का पठार, या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो जैसे कि दोस्तों आपको पता है मध्य प्रदेश में, पूरे मध्य प्रदेश में सबसे अधिक सरसों का उत्पादन होता है। कहां पर होता है? उत्तर मध्य प्रदेश में। उत्तर मध्य प्रदेश यानी कि मध्य भारत के पठार में। मध्य भारत के पठार में से मुरैना, भिंड, ग्वालियर। तो इसका सही जवाब क्या होगा? मध्य भारत का पठार। मध्य भारत का पठार। ठीक है, सरसों की अधिक पैदावार के कारण से सरसों का कटोरा कहा जाता है, बाउल ऑफ मस्टर्ड। ठीक है, इसमें जो क्षेत्रफल है वो कितना है? 32,896 वर्ग किलोमीटर। इसका क्षेत्रफल जो है 32,896 वर्ग किलोमीटर। या समुद्र तल से 300 मीटर ऊंचा है, ये इंपोर्टेंट नहीं है ज्यादा। ठीक है, अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन टोर कहलाता है? टोर कहलाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसके ऑप्शन है मालवा पहाड़ की छोटी पहाड़ियों को कहते हैं, या बुंदेलखंड पठार की छोटी पहाड़ियों को कहते हैं, मध्य भारत पठार की छोटी पहाड़ियों को कहते हैं, या फिर बघेलखंड पठार की छोटी पहाड़ियों को कहते हैं। तो इसको आप पॉज करके अगर आपको पता है तो आप जल्दी से आंसर दीजिए, अदरवाइज पॉज करके आप आंसर देना। ठीक है, सोच के। तो इसका सही जवाब तो अभी हालांकि क्या है? बुंदेलखंड पठार की छोटी पहाड़ियां। बुंदेलखंड पठार की छोटी पहाड़ियों को टोर कहा जाता है। किसकी पहाड़ियां? जो बुंदेलखंड में छोटी छोटी पहाड़ियां उनको टोर कहा जाता है। ठीक है, जो अधिकतर समतल क्षेत्र है या फिर कम ऊंचाई की छोटी छोटी पहाड़ियों को स्थानीय टार या टोर कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे छोटा नागपुर पठार की गांठ कहा जाता है? नॉट ऑफ छोटा नागपुर प्लेट्यू। नॉट ऑफ छोटा नागपुर प्लेट्यू।
ऑप्शन है बुंदेलखंड के, बघेलखंड, या फिर मालवा पठार, या फिर कोई नहीं। छोटा नागपुर पठारी घाट किसको कहते हैं? तो बघेलखंड पठार को कहते हैं। किसको कहते हैं? बघेलखंड पठार को कहते हैं। छोटा नागपुर पठारी घाट किसको कहते हैं? बघेलखंड पठार को कहते हैं। अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में मटियारी परियोजना किस जिले में अवस्थित है? किस जिले में स्थित है? मटियारी परियोजना जो है वो किस जिले में स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश में मटियारी परियोजना किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है इसके मंडला, ऑप्शन बी बालाघाट, ऑप्शन सी शहडोल, ऑप्शन डी अनूपपुर। तो इसका जो सही आंसर है बताइए, मटियारी परियोजना किस जिले में स्थित है? इसका सही आंसर है मंडला में। इसका सही आंसर है मंडला में। इसका सही आंसर है मंडला जिले में मटियारी परियोजना स्थित है। ठीक है। और जो मटियारी नदी जो है वो किसकी सहायक नदी है? मंजन, ये अलग फैक्ट है। मटियारी नदी बंजरी सहायक नदी है, नर्मदा नदी बेसिन में आती है। इसका स्थान सिमरिया गांव मंडला है। लामानवद जिले में मंडला डिंडोरी है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मोहिनी सागर परियोजना मध्य प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है? अगेन परियोजना से 2 क्वेश्चन मैंने आपको दे दिए। मोहिनी सागर परियोजना जो है मध्य प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है? ऑप्शन है ग्वालियर, शिवपुरी, भोपाल, या फिर अशोकनगर। जो मोहिनी सागर परियोजना है मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में अवस्थित है। किस जिले में अवस्थित है? शिवपुरी जिले में अवस्थित है। मोहिनी सागर परियोजना मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में स्थित है। ठीक है। इसका स्थान क्या है? मोहिनी खेड़ा गांव। मोहिनी खेड़ा गांव किस नदी पर है? तो ये सिंध नदी पर है। ये आपको याद होना चाहिए, सिंध नदी पर है। इसके लामानवद जिले में शिवपुरी, ग्वालियर, दतिया, भिंड, ये सब इसके लामान्वित जिले हैं। अगला क्वेश्चन, ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन में गलत आंसर लगा देंगे, मुझे पता है। इसके ऑप्शन है जबलपुर, ऑप्शन बी कमरकंटक, ऑप्शन सी भोपाल, ऑप्शन डी इंदौर। बताइए इसका सही आंसर क्या है? बहुत सारे स्टूडेंट इसको या तो जबलपुर लाएंगे या अमरकंटक लाएंगे, है ना। कुछ सोचेंगे कि अगर इसका प्राधिकरण मुख्यालय की बात हो रही है तो भोपाल लगा दें, लेकिन इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है इंदौर। जो नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण है उसका मुख्यालय कहाँ पर है? इंदौर में। ठीक है। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1980 में की गई थी। इसकी स्थापना 1980 में की गई थी। नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण का मुख्यालय इंदौर में अवस्थित है। ठीक है। तो आज की क्लास हमारी यहीं खत्म होती है। तो आज हमने जो भी क्वेश्चन करे वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है सारे के सारे, और उसके अलावा जो भी अन्य फैक्ट एक्सप्लेनेशन मैंने बताए आपको, वो भी आप उनको भी नोट डाउन करके रखें, या फिर इस वीडियो को दोबारा देख के रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है। सारे जो बिल्कुल फैक्ट है वो एग्जाम में पूछे गए हैं या फिर पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है। आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। जो भी आपके अपकमिंग एग्जाम है, जैसे हॉस्पिटल मैनेजमेंट का एग्जाम हो गया, FSO, असिस्टेंट प्रोफेसर, सिविल सर्विसेज, या फिर MPSI, जो भी एग्जाम आने वाले हैं, ठीक है, आप इन सीरीज के थ्रू क्या कर सकते हैं? रिवीजन कर सकते हैं। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। फीडबैक देने के लिए जरूर कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।